सुनो रजत के पापा, मैं कह दे रही हूँ, अब तो सारी प्रॉपर्टी मेरी है और अब मैं जेठानी जी को उनकी असली जगह दिखा कर रहूंगी। देखना मैं कैसे उन्हें उनकी औकात दिखाती हूँ। मुझे लगता है भाग्यवान, अभी ये सही समय नहीं है। यही सही समय है। देख नहीं रहे कि वो सुगंधा के बेटे बहू हैं, उनके भी बच्चे हो गए। हमारे रजत की तो अभी शादी तक नहीं हुई है। ऐसा रहा तो सब कुछ उनको जाएगा, हमारे रजत को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी हमारे रजत का ही है सब कुछ, तो अब ये जाहिर कर देना चाहिए। कांति इस तरह बात कर रही होती है कि तभी सुनीता बहू चाची के कमरे के बाहर से जा रही थी और वो सब सुन लेती है। चाची, आप माँ जी के बारे में इतना बुरा सोचती हो, हमने कभी नहीं सोचा था। तो क्या मैं डरती हूँ तुम्हारी माँ जी से? बुला लाओ, आज तो फैसला हो ही जाए। जिसके बाद सुनीता अपनी सास को जोर से आवाज लगाने लगती है और पूरे घर में हलचल मच जाती है। माँ जी जल्दी आइए, यहाँ बहुत बड़ा मामला हो गया है। सुगंधा, माधव, रागिनी, राहुल, प्रवीण और घर के बाकी सदस्य जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ आते हैं जहां कांति और रमेश खड़े होते हैं। क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर मचा रखा है? सब ठीक तो है ना? सुनीता, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दीदी कुछ बोलो तो सही, दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, आज मुझे बहुत बड़ा सच पता चला है, ऐसा सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसा सच बहू? साफ साफ बताओ। माँ जी, कांति चाची ने धोखे से पूरा घर अपने नाम करवा लिया है और हमारे पीठ पीछे साजिश रच रही थी कि हमें इस घर से निकाल दें। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर जैसे बिजली गिर जाती है। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। कांति ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी देवरानी है, घर की बहू है। माँ जी, ये सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। वो खुद कह रही थी कि सब कुछ उनका हो चुका है। बिल्कुल सच कहा इसने, और अब छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। कांति, अब जब बात खुल ही गई है तो साफ साफ बोल दो। हाँ, ये घर अब मेरा है और तुम सब लोग आज ही इस घर से निकल जाओ। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? ये घर हमारा है, हम सबका है। भाभी, ये मजाक नहीं है, सच बताइए। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। ये घर अब सिर्फ मेरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये घर तो माँ ने हम दोनों भाइयों के नाम किया था। भैया, आपको गलत फहमी है, कागज अब बदल चुके हैं। हाँ, मैंने माँ जी को इंश्योरेंस के पेपर बोलकर साइन करवा लिए थे और उसी में ये घर मेरे नाम हो गया। इतना सुनते ही घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता। कांति, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा, मैंने तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा माना था। बस ये इमोशनल बातें अपने पास रखो। अब ये घर मेरा है और मुझे तुम सबका यहाँ रहना पसंद नहीं है। चाची, आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकती। निकाल सकती हूँ और अभी निकाल रही हूँ। कांति नौकरों को इशारा करती है और सबका सामान बाहर फेंकने लगती है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। सबकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होता है। अब हम कहाँ जाएंगे? समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सुषमा, हाँ सुषमा, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली, मैंने हमेशा उसकी मदद की है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। उधर मोहल्ले की बाकी पड़ोसनें खड़ी होकर तमाशा देख रही होती हैं। देखो देखो कैसे सड़क पर आ गए सब। वक्त का खेल है बहन, कल तक बड़े बने फिरते थे, अब समझ आएगा जिंदगी का असली मजा। सुगंधा सबको लेकर सुषमा के घर जाती है। सुषमा, दरवाजा खोलो बहन। सुषमा दरवाजा खोलती है और सामने पूरा परिवार देखकर चौंक जाती है। अरे सुगंधा, तुम सब यहाँ? सुषमा, कांति ने हमें घर से निकाल दिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ दिन के लिए अपने घर में जगह दे दो। माफ करना सुगंधा, मेरे घर में जगह नहीं है। इतना सुनते ही सुगंधा का दिल टूट जाता है और वो वहीं खड़ी रह जाती है। सुषमा रोते हुए सुगंधा के पास आती है। सुगंधा, मुझे तुरंत 50,000 की जरूरत, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं अभी देती हूँ, तू मेरी बहन जैसी है। सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही वो पड़ोसन है जिसे मैंने हमेशा बहन से बढ़कर माना और आज इसने भी साथ छोड़ दिया। अब सुगंधा दूसरी पड़ोसन के पास जाती है। तन्वी, हमें कुछ दिन के लिए रहने दो, माफ करना, मेरे घर में भी जगह नहीं है। तन्वी की बेटी की शादी का दृश्य। सुगंधा, मैं अकेली कैसे सब संभालूं? तो चिंता मत कर, ये शादी मेरी बेटी की तरह होगी। और सुगंधा तन्वी की बेटी की शादी में ऐसे मदद करती है जैसे सुगंधा की अपनी बेटी हो। सुगंधा की आंखें भर जाती हैं। मैंने सबके लिए इतना किया और आज कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा है। पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ,
अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हाँ माँ जी, यहाँ कोई हमारा नहीं है। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। दादी, हमारा घर कब आएगा? मुझे भूख लगी है। सुगंधा बच्चों को सीने से लगाकर रो पड़ती है। भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा लेते। माँ जी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, हम फिर से शुरुआत करेंगे। हाँ माँ जी, हम सब साथ हैं ना? शायद यही वक्त है जब हमें खुद पर भरोसा करना होगा। ठीक है, अगर अपने ही साथ छोड़ दे तो इंसान को खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। पूरा परिवार भारी मन से आगे बढ़ता रहता है। पैरों में थकान, दिल में दर्द और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? मम्मा, हम और कितना चलेंगे? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। दादी, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस बेटा, थोड़ा सा और, हम सब साथ हैं ना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। माँ जी, मुझे लग रहा है कि हमें बुआ को फोन करना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगी। आखिर रिश्ते ऐसे समय में काम ही आते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, बुआ ने हमेशा कहा है कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना। शायद अब वही समय है। पता नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। कर लो फोन। सुनीता कांपते हाथों से फोन निकालती है और बुआ का नंबर मिलाती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। हेलो बुआ जी, प्रणाम। हाँ सुनीता, बोलो, कैसी हो? बुआ जी, हम सब बड़ी मुसीबत में। कांति चाची ने हमें घर से निकाल दिया। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या आप कुछ दिन आपके पास आ सकते हैं? कुछ पल के लिए फोन पर सन्नाटा छा जाता है। अरे सुनीता, तुमने बहुत देर कर दी फोन करने में। मैं तो अपने बेटे की पोस्टिंग के साथ केरल आ गई हूँ। यहाँ तो खुद ही एडजस्ट करने की जगह नहीं है, वरना मैं जरूर मदद करती। अच्छा बुआ जी, कोई बात नहीं। फोन कट जाता है और सुनीता धीरे धीरे नीचे देखती हुई सबके पास आती है। क्या हुआ? बुआ ने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया, बोली कि वो केरल चली गई हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे और भी उदास हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, अब कोई हमारा साथ नहीं देगा। सब अपने अपने मतलब के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमें खुद ही रास्ता बनाना होगा। पूरा परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। चारों तरफ पेड़ पौधे, अजीब सी खामोशी और अनजाना डर। यहाँ तो बहुत घना जंगल है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सब लोग साथ साथ चलो, कोई भी अलग मत होना। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज ढल जाता है और अंधेरा काफी बढ़ने लगता है। पापा, अंधेरा हो गया, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, यहाँ तो बहुत डरावना लग रहा है। तभी दोनों बच्चे सामने इशारा करते हैं। मम्मा देखो, वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ जैसा है और उसके पास पानी भी है, नदी है शायद। सच में, वहाँ तो थोड़ा खुला और सुरक्षित लग रहा है। माँ जी, रात हो गई है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कम से कम बच्चों को आराम मिल जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं है। ठीक है, आज की रात हम यहीं बिताते हैं। सब लोग उस पहाड़ जैसी ऊंचाई के पास जाकर बैठ जाते हैं। पास में बहती नदी की आवाज थोड़ी सुकून देती है। मम्मा, खाने को कुछ नहीं है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। सब एक दूसरे को देखते हैं। किसी के पास जवाब नहीं होता। आज तो हमें सिर्फ पानी से ही गुजारा करना होगा। बेटा, आज बस पानी पी लो, कल कुछ अच्छा करेंगे। बच्चे पानी पीकर जैसे तैसे सो जाते हैं। अंधेरा बहुत है, हमें कुछ रोशनी करनी होगी। दोनों भाई आसपास से लकड़ियां और मिट्टी का तेल ढूंढते हैं। ये देखो, थोड़ा सा तेल मिला है, इसमें मशाल बना लेते हैं। दोनों मशाल जलाकर पेड़ से बांध देते हैं ताकि आसपास उजाला रहे। भगवान, आज तक ऐसा दिन नहीं देखा था। शायद यही हमारी परीक्षा है। धीरे धीरे रात गुजरती है। सब थके हुए सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच में झांकती हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, दादी खाना दो। दोपहर होते होते बच्चों की भूख बढ़ जाती है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? माँ जी, इतनी तेज धूप में कहीं जाना सही नहीं होगा। हाँ माँ जी, क्यों ना आज हम यहीं खाना बनाने की कोशिश करें। और देखिए ना, यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये जगह रहने के लिए भी ठीक लग रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं जंगल में से कुछ फल लेकर आता हूँ। माता पेड़ों से फल तोड़ कर लाते हैं। ये देखो, ये कुछ जंगली फल मिले हैं, अभी के लिए काम चल जाएगा। उधर दोनों भाई अपने पास बचे थोड़े पैसे निकालते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, थोड़ा राशन ला सकते हैं? हाँ, पास के बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आते हैं।
दोनों बाजार की तरफ निकल जाते हैं। इधर जंगल में सुनीता और रागिनी काम में लग जाती हैं। दीदी देखो, यहाँ नदी के किनारे गीली मिट्टी है। अगर इसमें सूखी मिट्टी मिला दें तो हम चूल्हा बना सकते हैं। दोनों बहुएं मिलकर मिट्टी गूंथती हैं और एक मजबूत चूल्हा बनाती हैं। हो गया, अब इसमें खाना बन सकता है। और ये देखो, मैंने कुछ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन भी बना लिए। थोड़ी देर बाद राहुल और प्रवीण राशन लेकर लौटते हैं। अरे देखो, हम आटा, दाल और थोड़ा चावल लेकर आए हैं। अब खाना मिलेगा, ये। दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे बनाओ, लकड़ी कम है। हाँ दीदी, लेकिन आज बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। खाने की खुशबू फैल जाती है। सबके चेहरे पर थोड़ी खुशी लौट आती है। मेरी बहुएं कितनी समझदार हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनों से बनता है। सच में आज मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। सब लोग उस पहाड़ जैसी ऊंचाई पर बैठकर खाना खाते हैं। इतने दिनों बाद पेट भर कर खाना मिला है और वो भी अपनी मेहनत से। खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर आराम करते हैं। मम्मा, यहाँ तो मजा आ रहा है। हाँ, ये तो हमारा नया घर है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज ढलता है और ठंडी हवा चलने लगती है। शायद भगवान ने हमें यहाँ लाकर एक नई शुरुआत का मौका दिया है। हाँ माँ जी, अब हम यहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और इस जंगल को अपना घर बनाएंगे। सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया था और आसमान हल्का नारंगी होकर अंधेरे में बदलने लगा था। पूरा परिवार उसी जगह बैठा था, थका हुआ लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। आज का दिन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अब हमें सोचना होगा कि आगे कैसे जीना है। हाँ, अब तो यही जंगल हमारा सहारा है। गांव वालों ने तो मुंह मोड़ ही लिया है। सच कहूं तो यहाँ कम से कम हमें कोई निकालने वाला तो नहीं है। डर जरूर है लेकिन अपनापन भी है। हाँ भैया, यहाँ कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं, बस प्रकृति है और हम हैं। और हमारी मेहनत जो हमें यहाँ जीना सिखाएगी। माँ जी, मुझे तो लगता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो इस जंगल को भी घर बना सकते हैं। हाँ बहू, अब यही हमारा घर है। दोपहर में बनाया हुआ खाना बहुओं ने एक तरफ खुला रख दिया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जंगल में तो हर चीज अलग होती है। मम्मा, ये खाना अजीब क्यों लग रहा है? अरे, इसमें तो कीड़े लग गए हैं। मैं नहीं खाऊंगा, ये तो गंदा हो गया है। लगता है हमने बड़ी गलती कर दी। यहाँ खाना ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। जंगल में हर चीज को संभाल कर रखना पड़ता है बहू। यहाँ जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। शाम को जब फिर से खाना बनाने की तैयारी होती है, तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। लगता है आंधी आने वाली है। जल्दी करो, नहीं तो खाना भी खराब हो जाएगा। जैसे ही बहुएं चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, तेज हवा के साथ धूल उड़ने लगती है और खाने में गिरने लगती है। अरे दीदी, ये क्या हो रहा है? सारा खाना खराब हो जाएगा। रुको, ये पत्ते ले आओ। सुनीता बड़े बड़े पत्ते लेकर आती है और चूल्हे के और खाने को ढकती है। ऐसे ढककर रखेंगे तो धूल नहीं जाएगी। दीदी, आप तो सच में जुगाड़ की रानी हो। सच में हमारी बहुएं हर समस्या का हल निकाल लेती हैं। लेकिन अब हमें समझ आ गया है, अगर यहाँ रहना है तो अच्छे से जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, अब हमें एक सही रहने की और रसोई की व्यवस्था करनी होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही सब जल्दी उठ जाते हैं। आज हम काम पर नहीं जाएंगे। हाँ, आज हम जंगल से लकड़ी इकट्ठा करेंगे ताकि आगे काम आ सके। और मैं सूखे पत्ते और टहनियां बटोरूंगा, जिससे हम छत और बाकी चीजें बना सके। और हम दोनों बहुएं नदी से मिट्टी लाएंगी। हाँ, आज हम अपनी खुद की रसोई बनाएंगे। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। राहुल और प्रवीण जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाते हैं। माधव सूखे पत्ते और घास बटोरते हैं और बहुएं नदी की तरफ जाती हैं। दीदी, ये मिट्टी तो बहुत चिकनी है, इससे अच्छा चूल्हा बनेगा। हाँ, और अगर इसमें थोड़ी सूखी मिट्टी मिला दे तो और मजबूत हो जाएगा। दोनों मिलकर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करती हैं और वापस लाती हैं। अब पूरा परिवार मिलकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे एक सुंदर मिट्टी की रसोई तैयार होने लगती है। यहाँ हम चूल्हा बनाएंगे और यहाँ बर्तन रखने के लिए अलमारी। दोनों बहुएं मिट्टी से अलमारी बनाती हैं, फिर एक सुंदर रैक बनाती हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन सजा सके।